यूरोपियन यूनियन का एक सिलसिला है जीएसपी प्लस। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिसेंटली एक रेजोल्यूशन यूरोपियन यूनियन में पास हुआ है और उस पर अमल कब होता है ये तो आने वाले दिन बताएंगे। उसके मुताबिक पाकिस्तान से जीएसपी प्लस का स्टेटस वापस लिया जा सकेगा, जिसका नुकसान पाकिस्तान को काफ़ी होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात के हवाले से कहा है कि हम बहुत ही वेलकम करते हैं और ईरान हमारा हमसाया है, सऊदी अरब हमारा बहुत ही करीबी एलाय है। ये अलग बात है कि दोनों देशों को पाकिस्तान की सालसियत कोई मानी नहीं रखती, लेकिन इमरान खान को अगर मौका मिलता है तो वो हाथ से जाने नहीं देते। इन्हीं जियोपॉलिटिक्स के हालात पे बातचीत होगी आज के खसूसी शो में जनाब मेजर गौरव आर्या जी से, जो चंकिया फोरम के सीईओ हैं, और मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ दिल्ली से। जी मेजर गौरव आर्या भाई, आपके सामने सिचुएशन है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए जीएसपी स्टेटस, जो अभी फरवरी में ही उनको एक तरह से मिला था और अब वो रिवोक होने की बात हो रही है, तो ये सिचुएशन क्या है? सर ऐसा है कि ये जो जीएसपी प्लस है, इसेंशियली पाकिस्तान को कुछ लीवे मिलता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं, जो यूरोप में पाकिस्तानी माल जाता है, जो भी XYZ माल जाता है, उसमें थोड़ा सा इनको लीवे मिल जाता है, जी टैरिफ नहीं जिससे लगता। कि इनका जी टैरिफ नहीं लगता। तो उसमें क्या होता है कि इनका जो मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, वो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव हो जाती है। अब माल पाकिस्तान फिर भी भेज पाएगा अगर ये जीएसपी हट जाता है, जीएसपी प्लस माल फिर भी भेज पाएगा, माल भेजने में पाबंदी नहीं है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि फिर पाकिस्तानी मटेरियल वो फिर जैसे इंडिया के मटेरियल से, बांग्लादेश के मटेरियल से और दीगर मटेरियल से वो compete नहीं कर पाएगा। और ये जो टोटल बातें हैं, ये इसकी वजह से पाकिस्तान में काफी झटका लगा। ये रिटेलिएटरी एक्शन हुआ है फ्रांस का, क्योंकि ये जो अकलियतों के खिलाफ और मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉज, ये ताहिर साहब कोई नई बात तो है नहीं, ऐसा तो नहीं पिछले हफ्ते हुआ है, ये तो होता चला आ रहा है एवर सिंस पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस, ये काम होता आ रहा है वहां पे। और ऐसी बात नहीं कि दुनिया में और नहीं होता, और जगह भी होता है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे होता है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है ये। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो इसकी इजाजत देता है, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसका बढ़ावा देता है। कहता है कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, अगर आप दबा रहे हो, कुचल रहे हो अकलियतों को, तो ये ठीक है, दिस इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो एक तो ये चीज है। लोगों ने काफी तक इग्नोर करा ड्यूरिंग द अफगान वॉर्स। अमेरिका ने बहुत कुछ इग्नोर करा बिकॉज उनके फायदे थे, मफाद देखते हैं हर एक मुल्क। अमेरिका इज नो डिफरेंट, इंडिया इज नो डिफरेंट, कनाडा, यूएस, सब लोग अपना देखते हैं मफाद, दैट्स ऑल राइट। बट अब ये बात हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे जीएसपी प्लस, इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना पाकिस्तान में जो लबैक का जो केस था ना, उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ा है। ये मेरा तर्जिया है खुद का साहब। मुझे लगता है कि ज्यादा इसमें इम्पैक्ट पड़ा है सर, जिस तरीके के ट्वीट्स, जिस तरीके के एक्शन उनकी नेशनल असेंबली में हुए हैं, जिस तरीके के ट्वीट्स उनके जो सीनियर फंक्शनरी गवर्नमेंट में जो उनके वजीर हैं, उन लोगों ने ट्वीट करे हैं। आप इमेजिन करिए फ्रांस वाले क्या समझ रहे होंगे कि जब आप पार्लियामेंट के जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान में, उसके आप फ्लोर ऑफ द हाउस में बैठ के कहते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सर तंसुजुदा। मतलब इफ यू से सच थिंग्स इन 21st सेंचुरी, फिर तो लोग देखिए एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो जो भी हुआ फ्रांस में, देखिए उनका एक अलग मौजू है, इनका एक अलग मौजू है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान लैक्स द एबिलिटी टू मैच्योरली हैंडल दिस सिचुएशन सर। मुझे ऐसा लगता था सर। और किस तरीके से, मैं बता देता हूं विद योर परमिशन। पहले तो ताहिर साहब, इनको क्या करना चाहिए था कि फ्रांस के साथ ये जाते, इमरान खान जहाज पकड़ के जाते फ्रांस, मना तो नहीं करता इनको मैक्रोन की मिलने से कि नहीं खान साहब अब नहीं आ सकते, मिल लेता है इनसे। इनके जो इनके टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनको भेजते। एक तो ये इन्होंने नहीं करा। दूसरी चीज ये है कि ये इन्होंने देखा नहीं कि यूरोपियन यूनियन इज वेरी यूनाइटेड। इन्होंने ये नहीं देखा। ये सब अपने आप को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे, इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करी हैं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ताहिर साहब कि आप शॉक हो जाएंगे लिटरली, कि कोई ऐसे पार्लियामेंट में, ये लोग पार्लियामेंट में सरतन से जुदा। तो एक बात इन्होंने बोली, एक जनाब खड़े हुए कहते हैं कि साहब हम नबी की इज्जत के लिए
कितने पैसे हैं फ्रांस के? तो बोला कि साहब 12 या 16 अरब डॉलर हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कहता है हम अपने असासे बेच देंगे और उनको पूरा। इन्होंने आज तक अपने असासे इकट्ठे करे हैं सर? इन्होंने कौन सा आज तक बेचे हैं? भुट्टो ने बोला था ना, बड़ा मशहूर था कि वी विल ईट ग्रास फॉर 1000 years। भुट्टो ने बोला था वील हैव द बॉम्ब। घास किसने खाया? वो तो पाकिस्तान के गरीब ने घास खाई। आपको लगता है बिलावल की शक्ल देख के कि बिलावल ने घास खाई होगी? या आपको हमजा शरीफ देख के लगता है कि उसने घास खाई होगी? ये सब तो साहब ये अच्छे खाने खाते हैं, राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं ये लोग, और पाकिस्तान का गरीब घास खाता है। तो यही चीज इन्होंने करी वहां पे। फिर तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैं पेश करना चाहता हूं ताहिर साहब, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, अब मुझे नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी साहब से तो मैंने कोई बयान इंपॉर्टेंट सुना नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहां पे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था आपके साथ, यहां पे कोई भी फायर कर देता है सर, कोई भी फायर कर देता है। वो लेडी है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो पहले सिफारतकारी में बड़ी वो होती थी इनके, उन्होंने एक बयान दाग दिया जी, शीरी मजारी शायद, शीरीन मजारी साहब, वो बयान दाग देती हैं, आई एम इफ शी इज द सेम लेडी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी जी, ठीक है सर। फिर आपके शेख रशीद साहब फायर करते रहते हैं, राइट। फिर आपके और भी दीगर वजीर हैं वहां पे पाकिस्तान के, जिनका कोई फॉरेन पॉलिसी लेना देना नहीं है सर, ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इंडिया में भी ये कंफ्यूजन है। इंडिया में ये कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान से अगर बात करी जाए, बाय द वे, तो किससे करी जाए? रावलपिंडी वालों से बात करी जाए, इस्लामाबाद वालों से बात करी जाए। फ्रांस को ये कंफ्यूजन है कि यार ये तो रूलिंग पार्टी के जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो ऐसी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सब ये प्रूव करना चाह रहे हैं ना कि हमसे बड़ा आशिक रसूल पाकिस्तान में कोई नहीं है। अभी पाकिस्तान में इसकी होड़ लगी है। एक पाकिस्तान में सारा का सारा इसी पे फोकस है कि मैं प्रूव कर दूं किसी तरीके से कि मुझसे बड़ा। दे डोंट रियलाइज कि आप जो प्रॉफिट ने बोला वो उनकी बात तो फॉलो करते नहीं। यानी कि अगर मेरे फादर मुझे कुछ बोले, ठीक है ताहिर साहब, मेरे फादर मुझे कुछ बोले, मैं उनकी हर एक बात नजरअंदाज करूं, लेकिन मैं ये बोलूं कि मैं अपने बाप से बहुत प्यार कर, ये फनी बात नहीं लगती आपको? हाँ, वो कहते हैं ये ऐसा ही कि आप कहें कि मैं फादर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अपने फादर को फॉलो ही ना करें, फॉलो ना करें। तो फिर ये तो बड़ी, और ये पाकिस्तान में ये मुनाफकत बड़ी आम है। आप सबका देख लीजिए, आप सबका देख लीजिए। तो ये है कि फ्रांस हैज टेकन प्रीएम्प्टिव एक्शन, उन्होंने एक्शन ले लिया है। और मुझे तो ये और खदशात इसके भी हैं कि अब ईद के दिन जब एफएटीएफ बैठेगा, ठीक है सर, हो सकता है मिनिमम जो होगा कि ग्रे लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी। मिनिमम, मैं ब्लैक लिस्ट की बात नहीं कर रहा, पर मिनिमम ग्रे लिस्ट एक्सटेंड तो होनी है। तो पाकिस्तान इज कमिंग फॉर अ लॉट ऑफ डैमेज सर, लॉट ऑफ डैमेज। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो ख़ास तौर पर रेजोल्यूशन थी, ये स्वीडन के एक MEP जो मेंबर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट हैं, चार्ली वेमर्स ने पेश की थी। और उनके बारे में शीरी मज़ारी ने तुरंत से ट्वीट दे दी कि चार्ली जो हैं वो तो राइट विंगर हैं और ये हैं वो हैं हेट मॉन्गर्स हैं। अच्छा, वो बहुत सेंसिबल बातें कर रहे हैं। उन्होंने आज मेरी भी एक ट्वीट को रीट्वीट किया जो मैंने इसी में मौजू पे की थी। वो बड़ी सीधी सी बात है कि अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की एलीट इस बात को समझती नहीं कि लॉज अगेंस्ट एंटी सेमिटिज़म और लॉज अगेंस्ट ब्लास्फेमी में बहुत फ़र्क है। एंटी सेमिटिज़म ये है कि अगर आप हॉलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं, यानी इतने बड़े जीनोसाइड को डिनाई करते हैं, या आप कहते हैं कि जी जो है ज्यूज़ बुरे लोग होते हैं, ये बहुत बुरी बातें हैं, दोनों बुरी बातें हैं। ऑन द अदर हैंड ब्लास्फेमी का मसला ये है कि वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को, हिंदूज़ को, सिख को, अहमदिया को, शिया को। तो ये जो फ़र्क क्यों समझ नहीं आता पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि ये एंटी सेमिटिज़म के ख़िलाफ़ लॉज और जो लॉज अगेंस्ट ब्लास्फेमी है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पता नहीं खान साहब ने ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ाई करी थी सर, आई डोंट नो, क्या पढ़े क्या सीखा। ये तो कहते हैं कि मगरिब को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। खान साहब को जब मौका लगता है ये तुर्रा छोड़ देते हैं जी कि मगरिब को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। जैसे आप और हम कभी मगरिब गए नहीं, खान साहब ही गए हैं बस। अब इशू ये है सर कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो देखें, आपने बिल्कुल ठीक बोली, एंटी सेमिटिज्म जो है वो एक अलहदा मामला है, राइट। हॉलोकास्ट एक चीज है जो कि एक चीज हुई थी, विच इज ट्रू, विच वॉज हॉरिफिक, एंड मुझे नहीं लगता इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर हैज बीन अ क्राइम बिगर देन द हॉलोकास्ट, जो इतने छोटे समय पे 10 एक साल में पूरा महदूद होके उन्होंने इतना, मतलब
इतना घिनौना क्राइम करा है, क्राइम्स तो बहुत हुए हैं, गजब के हुए हैं, लेकिन जिस स्ट्रक्चर्ड मैनर में हॉलोकॉस्ट करा गया, जो नाजीज ने करा अगेंस्ट द जूस, दैट इज टेरिफाइंग। मतलब कि लोग बताते हैं कि जिन्होंने ऑचविट्स और बुकनवाल्ड जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स गए हैं 70 साल के बाद, 75 साल के बाद गए हैं, दोज पीपल से दैट हम इनको देखने के बाद हम एक हफ्ता सो नहीं पाए। आप समझ लीजिए उस जमाने में कितना टेरिफाइंग होगा ये। लेकिन बहरहाल इमरान खान को देखिए छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती सर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ब्लास्फेमी, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये बोला कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज होने नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी यूरोपियन यूनियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बोला कि साहब पाकिस्तान में प्रॉफिट के खिलाफ बुरी बात कहना अलाउ होना चाहिए या इस्लाम के खिलाफ बुरी बात होना अलाउ। उन्होंने ये नहीं बोला। दे स्पोक अबाउट मिसयूज, और ये तो पाकिस्तानियों को खुद बोलना चाहिए कि ठीक है साहब, जो रसूल के खिलाफ बात करे हम उसको सजा देंगे क्योंकि हमारा लॉ अलाउ करता है, बिल्कुल देंगे और देनी भी चाहिए। लेकिन कोई उसमें, जैसे कि कोई हिंदू है सर, एक केस आया था वहां पे और पाकिस्तानी कोर्ट्स ने ही नोटिस लिया था, एक केस आया था एक हिंदू का, उससे जमीन का झगड़ा था सर, उससे जमीन का झगड़ा था। वो मौलवी ने क्या करा कि कुछ कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ के उसके घर के सामने फेंक दिए, उसको मार मार के जिंदा मार दिया, वहीं पे लिंच कर दिया उसको, उसकी जमीन मौलवी साहब ने। ये नहीं होना चाहिए। ब्लास्फेमी लॉज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका गलत फायदा कोई ना उठाए। अगर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करें तो ठीक है। अभी मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान का, ऐसा नहीं है कि ब्लास्फेमी लॉज के तहत पाकिस्तान को पाकिस्तान ने कई लोगों को सेंटेंस टू डेथ कराया, कई लोगों को फांसी लगी, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन वो मॉब जस्टिस इतनी ज्यादा है, एक्ट ऑन बाय द पॉलिटिशियंस, बिकॉज वही बात है ना, मुझे प्रूव करना है अपने आप को कि साहब पूरे पाकिस्तान में मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको हिंदू का खून बहाना पड़ेगा सबसे पहले, सिख की बेटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जलती हुई भट्टी में किसी ईसाई को, किसी क्रिश्चियन को डालना पड़ेगा, तब जाके आप प्रूव करेंगे आप कितने बड़े आशिक रसूल हैं। तो वही मुनाफिकत पाकिस्तान में है कि जो रसूल ने कहा था उनकी बात बिल्कुल नहीं माननी और सबके सामने चिल्लाना है कि मैं सबसे बड़ा आशिक रसूल हूं। ये ड्रामे चल रहे हैं वहां पे सर। और उसमें गौरव भाई ये भी तो देखिए ना कि अंग्रेज़ों का लाया हुआ ये ब्लास्फेमी लॉ था जब अंग्रेज़ रूल करते थे उस रीजन में, और इसका मकसद ये था कि इवन अगर हिंदू देवियों देवताओं की भी कोई इंसल्ट करेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी ये लॉ आएगा। अगर कोई जैसे गुरुद्वारे में ननकाना साहब में इतनी इंसल्ट हुई हमने पिछले कुछ सालों में देखा, तो उसके ख़िलाफ़ भी ये लॉ लगता है। अहमदिया और शिया अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं और हम भी उनको मुस्लिम समझते हैं, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अहमदिया मुस्लिम ही नहीं है, तो ये इटसेल्फ ब्लास्फेमी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके खिलाफ कोई ये वहाँ पे कार्रवाई नहीं है। तो मेरा ख्याल है यूरोपियन यूनियन ये बात समझ रही है और इस पे अब क्रिटिकल है। जैसा कि आपने कहा कि पहले वो अपने मफादात की वजह से ओवरलुक कर देते थे, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि ये कब तक हम ओवरलुक करेंगे। क्या ये सूरत हाल आपको नज़र आती है यूरोपियन यूनियन की और पाकिस्तान की रिलेशनशिप की? नहीं, बिल्कुल सर, अब वो ओवरलुक नहीं करेंगे। और इस पूरे केस में आप देखिए ना कितने मुल्क थे जिन्होंने वोट करा। आई थिंक 381 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, मैं अगर नंबर गलत नहीं बोल रहा तो, कि तकरीबन वोट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट पड़े हैं और 3 या 6 कुछ ऐसे वोट्स हैं जो उनके फेवर में पड़े हैं। और जो पाकिस्तान जिनको अपना दोस्त समझता था उन लोगों तक ने इनके फेवर में वोट नहीं डाले, बिकॉज जो पाकिस्तान कर रहा है इनडिफेंसिबल है सर। ये मॉडर्न सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी सियासतदान अपने वोट बना ले, जो आम जनता है उनको बरकला के, आम लोगों को जो खल्क है उसको बेवकूफ बना के और बोले कि नहीं साहब हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, हमें वोट दी, ये सब कह सकते हैं वो। बट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक डैमेज अब मुझे लगता है ताहिर साहब, ये मेरा तर्जिया है, मेरा एनालिसिस है कि अब ये इर्रिवर्सिबल हो गया है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना। पाकिस्तान इस नहज पे ले आया है पाकिस्तानी जो सियासतदान, और आई थिंक खान साहब तो हैं टोटली क्लूलेस हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि द इंटायर नेशन ऑफ पाकिस्तान इज रनिंग ऑन ऑटो पायलट। उस मुल्क को कोई चला नहीं रहा सर, वो खुद चल रहा है। जैसे कि ना पैसेंजर बैठे हैं जहाज पे, जहाज उड़ रहा है, पायलट ने पैराशूट पहना और कूद गया जहाज से, और जहाज अपने आप चला जा रहा है, जब तक तेल है तब तक चलेगा, फिर नीचे। इट्स लाइक दैट। It's a very frightening situation what is happening in Pakistan because everybody has abdicated the responsibility. खान साहब अजीबोगरीब बातें करते हैं। You see, उनको तो टर्की और ईरान ने भी सपोर्ट नहीं करा, किसी ने सपोर्ट नहीं करा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बट वो ठीक है, एक जिसको कहते हैं ना ख्याली दुनिया में एक इंसान रहता है, वो ख्याली दुनिया में रह रहे हैं, अपना कर रहे हैं। We can't do anything about it, but
व्हाट इज हैपनिंग इज इरिवर्सिबल नाउ। मेरा ये कहना है, ये अब एक पाथ पे चला गया यूरोपियन यूनियन, मुझे नहीं लगता कि इस पाथ से वापस आएगा, और इसके नताइज एफएटीएफ पे भी पड़ेंगे, इसके नताइज और कई चीजों पे होंगे। ठीक कह रहे हैं आप, ये बड़ी फ्राइटनिंग सिचुएशन है। और जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान ने अपने इरेस्पॉन्सिबल रवैये की इंतहा कर दी है, और उनकी कैबिनेट में भी लोग सभी मिनिस्टर ऑलमोस्ट सभी मिनिस्टर जो है ना इंतहा कर रहे हैं स्टूपिड स्टेटमेंट्स की। अब आप ये देखिए कि ईरान और सऊदी अरब के बीच कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, चूँकि अमेरिकन चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। और वैसे भी दुनिया के देश, भारत और पाकिस्तान का मसला ही क्यों ना हो, देश तो चाहेंगे कि अगर चीज़ें बातचीत से रिजॉल्व हो सकती हैं तो हम कन्फ्रंटेशन से ज़रा निकलें, चूँकि उसकी कॉस्ट बहुत होती है। तो अब ईरान और सऊदी अरब ने ये सोचना शुरू कर दिया। अब देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन इमरान खान का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इमरान खान के अपने मुल्क पाकिस्तान में तो दीवारों पर लिखा होता है शिया शिया काफिर शिया, यानी एक तो ये है कि वर्ड काफिर नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री में मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसके लिखने का मतलब ये है कि एक जो काफिर के बराबर, जो 3 शिया हैं वो एक काफिर के बराबर हैं, यानी समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, यानी इतना हेट्रेड है वो जो मुस्लिम शिया हैं उनके खिलाफ। तो ईरान तो उसको पसंद नहीं करेगा। सऊदी अरब में जो सिचुएशन है वो अपने इंटरेस्ट के पीछे जाएंगे जिस तरह अमेरिकन चाहेंगे। तो लेकिन इमरान खान का ये ट्वीट देना कि जी मैं वेलकम करता हूँ, इनका क्या रोल आपको नजर आता है अगर हम जियो पॉलिटिक्स पे नजर डालें तो? सर ऐसा होता है कि जब 2 शेर लड़ते हैं ना सर शिकार के पीछे, तो कुछ 1-2 बोटी भेड़िए को मिल जाती हैं। ये टोटल इमरान खान की ये स्टोरी है। देखिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है ताहिर साहब, अनफॉर्चुनेटली। किसी ईरान को क्या चाहिए पाकिस्तान से, और सऊदी अरब को क्या चाहिए पाकिस्तान से? कुछ तो नहीं चाहिए, पाकिस्तान के पास है नहीं ना। पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि साहब हमारे पास वैक्सीन है, ना पाकिस्तान ये कर सकता है कि हम ईरान में या सऊदी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ तो है नहीं पाकिस्तान के पास, पैसे भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, इन्होंने जब 50s और 60s में चाइना और अमेरिका को इन्होंने मीटिंग करवाई थी, तो पाकिस्तान ट्रेडिशनली, जिसको बिचौलिया कहते हैं, जिसको हिंदी में उर्दू में मुझे वर्ड नहीं पता लफ्ज इसका, पर जिसको दलाल कहते हैं, जो बीच में ट्रेडिंग में जो कहते हैं कि जो दलाली खाता है, यानी कि आप और मेरे बीच में मैं कुछ बेच रहा हूं, आप कुछ खरीद रहे हैं, हम दोनों को मिला लिया और कमीशन खा लिया। कमीशन एजेंट की तरह पाकिस्तान काम कर रहा है इसमें, कि साहब एक कमीशन एजेंट की तरह पाकिस्तान ने काम कर लिया, और पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है। अब इन्होंने फिर बाद में भी करा था, हम तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात करवाएंगे, तालिबान ये फिर बीच में पड़ गए। अब ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पड़ गए। जहां जहां पे, अगर मैं बता रहा हूं, अगर कल रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया की बात होगी, उसमें इमरान खान ट्वीट दाग देगा कि हम वेलकम करते हैं, रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, व्हाटएवर द केस। जहां पे भेड़िए को, जहां पे लकड़बग्गे को एक बोटी मिल जाए, जो 2 शेरों ने नोच के खा लिया शिकार को, छोड़ दिया बीच में अपना जूठन, वो मिल जाए, उससे काम चल जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए अपने लोगों को ना, अपने मुल्क में अपने लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है ताहिर साहब। अब आप खुद सोचिए ना, पाकिस्तान का क्या लेना देना? एक शिया मुल्क है, एक सुन्नी मुल्क है, ठीक है, दोनों मुल्क अपने मफादात समझते हैं। जो बाइडेन ने वैसे ही बहुत हल्का हाथ रख रखा है ईरान के ऊपर। जो बाइडेन का अभी तक बड़ा हल्का हाथ पड़ा है। जो ट्रंप के जो बेलिकोस टाइप के स्टेटमेंट हुआ करते थे, वो बाइडेन ने नहीं दिए हैं। तो बाइडेन बात करने को तैयार है, एंड द वर्ल्ड इज ब्रिंगिंग ईरान, एंड और ईरान के अंदर भी मैं बता रहा हूं, ईरान का जो एक स्क्रीन सेवर है ना दुनिया के सामने ऑफ अ बेलिजरेंट पावर, जो कि बहुत अटैक कर देंगे, मार देंगे, डेथ टू अमेरिकन, दैट इज अ स्क्रीन सेवर। ईरान भी डरा हुआ है। ईरान के पास भी सर वो पैसे वैसे नहीं है, ईरान भी बिल्कुल खत्म होने की तादाद पे है। और मेरी ईरानियन से बात हुई थी सर दिल्ली में, ईरानियंस ने भी ये बोला था कि जो भी चाइना कर, ईरानियन ने अपनी पूरी स्टडी कर रखी है सर, कि चाइना अगर $400 बिलियन निकालता है, डालता है $400 बिलियन ईरान के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो ईरानियों की गुर्दा, कलेजी, पुट, सर नली वली सब निकाल के तोल देगा चाइना। ये चाइना, दे हैव डन द स्टडी, एंड दिस ईरानियन टोल्ड मी सर, मेरी पिछले हफ्ते फोन पे बात हुई है, एंड ही टोल्ड मी दैट मेजर साहब 110% वी नो, इट्स जस्ट दैट वी हैव आवर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। ये तो बोटी बोटी करके बेच देंगे चाइनीज। इन्होंने श्रीलंका के साथ यही करा है, पाकिस्तान के साथ यही कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन कर रहे हैं। अफ्रीका के साथ यही कर रहे हैं।
तो व्हाट इज द गारंटी दैट दे विल ट्रीट ईरान डिफरेंटली सर? एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ईरान के पास ऑयल के रिजर्व्स हैं, सऊदी के पास ऑयल के रिजर्व्स हैं। लड़ाई क्यों लड़नी बीच में? क्यों लड़नी? किस बात के लिए लड़नी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इराक भी स्टेबल हो जाएगा सर। इराक में आप देखेंगे काफी पहले से स्टेबिलिटी है और आगे चल के 5-7 साल में स्टेबल हो जाएगा। ये पूरी बेल्ट है तेल की, इधर अमेरिका कंट्रोल्स इट और चाइना कंट्रोल्स इट। ठीक है जी। अब सीधी सादी ये बात है, आप खुद सोचिए ताहिर साहब कि व्हाई वुड अमेरिका वांट कि चाइना शुड कंट्रोल ईरान? क्यों चाहेगा? वो तो ये चाहेगा ना अमेरिका कंट्रोल करे। अमेरिका कैसे कंट्रोल करेगा? दोस्ती का हाथ बढ़ा के, ठीक है तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम हम देख लेंगे, थोड़ा दाएं कर देंगे, देख लेंगे। दे हैव डन इट इन द पास्ट विद पाकिस्तान, दे हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। दे विल पॉसिबली टर्न अ ब्लाइंड आई टू ईरान। उनसे एक नॉन प्रोलिफरेशन का पैक्ट साइन करवा लेंगे, कुछ भी करेंगे, डेमोक्रेसी का कुछ उनसे वादा ले लेंगे, कुछ पैसे डाल देंगे उसके अंदर, उनका तेल वेल बोलेंगे, इंडिया को ही बोल देंगे भैया आप खरीद लो, इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। इंडिया को तो चाहिए ना तेल, इंडिया को तो वैसे भी चाहिए, हमारा मार्केट था ही, हमारा वो था ही, वहां से खरीदते थे हम। इंडिया को बोल देंगे, 10 और मुल्कों को बोल देंगे जी हमारी तरफ से सैंक्शन, हम फिर चाबार में 1-2 बिलियन डॉलर्स डाल देंगे, ईरान का काम चल जाएगा। इसलिए ये पाकिस्तान बेसिकली एक बिचौलिया का रोल प्ले करना चाहता है कि हो सकता है एक आध बोटी हमारे पल्ले पड़ जाए। दिस इज अ टोटल गेम प्लान सर। लेकिन क्या एक आध बोटी इनके पल्ले पड़ जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं ताहिर साहब, बिल्कुल नहीं। आप मान के चलें, इट हैज, देखिए मैं वही पाकिस्तान हर समय कहता है इसने हमें धोखा दिया, हमारा तुर्की ने भी साथ नहीं दिया। बड़े इनके मीडिया में ना, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा लेमेंट होता है कि साहब तुर्की ने भी हमारा साथ नहीं दिया, ईरान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। ये लोग एक बेसिक बात नहीं समझते, छोटी सी बात, कि आप क्या फायदा पहुंचा सकते हैं तुर्की को कि तुर्की आपकी बात सुने। आप ऐसा ईरान को क्या दे सकते हैं कि ईरान आपके, ये बस इनका एक टोटल ये एजेंडा है कि साहब हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, अब तुम कश्मीर की बात उठाओ। क्यों उठाएगा कोई सर? किसी को क्या लेने देना कश्मीर से? ईरान को क्या लेने देना? ईरान की तरफ से कश्मीर मंगोलिया की तरफ चला जाए, ईरान को क्या लेने देना? ईरान ठीक है कभी कभी बोल देता है कुछ बीच बाच में, लेकिन ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड सर, टर्की इज नॉट इंटरेस्टेड। टर्की का थोड़ा उसका अर्दोगान है, उसको थोड़ा सा लगता है ऑटोमन एम्पायर का मैं आखिरी वो हूं। वो भी 1 आध साल में 2 साल में जब उसको खत्म हो जाएगा या वो चला जाएगा, इक्तदार से हट जाएगा, कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, ही विल बी ऑफ अ डिफरेंट माइंडसेट, कहानी खत्म। तो ये सब पर्सनालिटी बेस्ड इश्यूज हैं जो तुर्की में हो रहे हैं और कुछ हद तक ईरान में हो रहे हैं, राइट। बट ये मुझे नहीं लगता एक भी बोटी पाकिस्तान के पल्ले आने वाली है सर। तो अगर हम जियो पॉलिटिक्स पर निगाह डालें तो आपने सही बात की कि ऑफ कोर्स ईरान को चाइना का डर है, मगर ईरान दीवार के साथ लगा हुआ है, सैंक्शंस इतनी सख्त हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यही बात अमेरिकन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन महसूस कर रही है कि भाई दीवार के साथ लगे हुए शख्स या कंट्री को हम फिर खुद ही एक तरह से लीवरेज दे रहे हैं कि वो कहीं भी चला जाए। तो हम धीरे धीरे वही करते हैं कि भाई आप अपनी नॉन प्रोलिफरेशन का कोई पैक्ट हमसे साइन कर लें और थोड़ा सा इंसान बन जाए। और बैक डोर डिप्लोमेसी अमेरिकन की भी ईरानियन के साथ थ्रू सऊदी अरब अब सुना है चल रही है और दूसरी गल्फ स्टेट से भी चल रही है। तो चाइना को भी इसका अंदाज़ा है कि मैं इस तरह आसपास के देशों को कब्जे में नहीं कर सकता। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये भारत पे किस तरह इम्पैक्ट करेगी? भारत के लिए तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है सर। अगर ईरान से वो सैंक्शंस हट जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया के लिए तो बहुत जबरदस्त पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि जब सिर्फ सैंक्शंस नहीं हटेंगे सर, फिर इजराइल के साथ भी दोस्ती होगी। अगर दोस्ती ना भी हो तो कम से कम वो कशीदगी हटेगी, एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस होंगे। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, इसमें से एक और जो बाइडेन इंसिस्ट करेगा कि यू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल, और इजराइल को बोलेगा जी आप रिकॉग्नाइज करें ईरान को, अपने एम्बेसीज खोलें। और लड़ाई किस चीज की है आखिर? एट द एंड ऑफ द डे इनकी लड़ाई किस चीज की है? यही है ना, ये हिजबुल्लाह वगैरह की और ये सब जो आउटफिट्स हैं, तो ईरान के तो ऊपर ईरान बंद करवा देगा इनकी फंडिंग, ये खत्म हो जाएगा मामला। और दूसरी चीज है, मैं तो वही चीज ईरान को, जो मेरा ये जान पहचान वाला है जो एम्बेसी से कॉल करता है, मैं तो उसको यही कहता हूँ, यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग पैलेस्टीनियन का इतना छाती पे लेकर क्यों घूमते हो? तुम्हारे खुद मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है, ठीक है, तुम्हारा मुल्क डूबने की कागार पे, इकोनॉमिक कोलैप्स के पास है, अमेरिका ने इतने सैंक्शन, तुम वही रोमांटिक, वही कि वो जो इकबाल ने बोला था ना कि सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अच्छा मैंने घोड़े दौड़ाना बंद करो यार, ये 21st सेंचुरी है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मोटरसाइकिल्स एंड कार्स, तुम्हारे दिमाग में अभी वो सहराओं में घोड़े दौड़ रहे हैं, ये सब ड्रामे बंद करो एंड बी फ्रेंड्स विद द वर्ल्ड, ट्रेड, पैसा वैसा बनाओ, अपने लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। और वही मुझे लगता है कि ईरान, क्योंकि ईरान सर ये 1979 के बाद, आफ्टर द रेवोल्यूशन इन ईरान,
ईरान हैज बीन अंडर अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर, और आप ये लगा लें कि साहब करीब 40 साल हो गए हैं। 40 years ईरान हैज बीन अंडर प्रेशर सर। 1979 रेवोल्यूशन के बाद सर इट हैज बीन अंडर प्रेशर, और हाल फिलहाल 20 साल में तो जबरदस्त प्रेशर है। ईरान क्रैक कर जाएगा, एंड अमेरिका रियलाइजेस ईरान क्रैक कर जाएगा, इसलिए अमेरिका ने उसको थोड़ा सा लीवे दे दिया कि तुम इस दरवाजे से निकल जाओ, हम नहीं देख रहे, डोंट वरी। और एक और चीज, जो मेरा ईरानियन फ्रेंड है एम्बेसी में, जो यहाँ पे दिल्ली में, उसने क्या बोली सर, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। कह रहे अगर हमारे लिए मार्केट सिर्फ चाइना रह गया, अगर हमारे लिए मार्केट सिर्फ चाइना रह गया, तो मेजर साहब आप एक बात बताइए, इसका मतलब तो चाइनीज विल डिक्टेट द प्राइस ऑफ द गुड्स। हम उनको कुछ भी बेचेंगे, क्योंकि हम बेच सिर्फ चाइना को सकते हैं और किसी को सकते नहीं। भाई यूरोप को हम नहीं बेच सकते, अमेरिका को नहीं बेच सकते, ऑस्ट्रेलिया को नहीं बेच सकते, न्यूजीलैंड को, जितने भी गोरे मुल्क हैं जिनके पास पैसा है, जो व्हाइट वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड, उसको तो हम नहीं बेच सकते। अगर हम उसको नहीं बेच सकते तो उसके अलावा पैसा किसके पास है? इंडिया खरीद नहीं रहा यहां से, क्योंकि सैंक्शंस लग रखे, इंडिया को नहीं बेच सकते, तो बचा चाइना। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाइना को बेचेंगे, तो ईरानियन ऑयल या ईरानियन प्रोड्यूस का दाम तो फिर कहीं ना कहीं चाइना भी फिट करेगा ना सर। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना उनको कैश थोड़ा ना दे रहा है। चाइना इज नॉट सेइंग वी विल गिव यू कैश, चाइना इज सेइंग कि आपके मुल्क में हम इंफ्रास्ट्रक्चर, वही चाइनीज मॉडल, ठीक है जी, ये ट्रेड ऑफ कर रहा है चाइना। उसमें थोड़ा कुछ बिलियन उनको लोन शोन दे देगा, वो कुछ एड दे देगा, बट 95% ऑफ दिस 400 बिलियन पैकेज, जितना मुझे समझ है इसकी, कि वो है कि चाइना विल बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान। चाइना इनके डैम बनाएगा, चाइना इनके स्कूल बनाएगा, चाइना इनकी यूनिवर्सिटीज बनाएगा, चाइना सब कुछ बनाएगा इनके लिए पूरे मुल्क में। चीनियों को बेच के वहां पे शराब की फैक्ट्री भी भेजेगा, सुअर भी खाएगा, सब कुछ करेगा चाइना, और चाइना एवज में इनसे ऑयल ले लेगा। तो इन दी एंड ये लोग ज्यादा गेन नहीं करेंगे इससे, क्योंकि वो तो फिक्स्ड एसेट बन गए ना। आपके पास ट्रेड के लिए तो डॉलर नहीं रह गए ना, आप दुनिया से तो कुछ खरीद नहीं सकते। आपको जो भी खरीदना है फिर आप चीन से खरीदो, चीन अपना माल डंप करेगा, आपकी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान की तो पहले भी तबाह थी, तो पाकिस्तान को तो कोई लॉस नहीं हुआ। पहले भी तौलिए बनाते थे, आज भी तौलिए बनाते हैं, ऐसा तो नहीं कि पहले सैटेलाइट बनाते थे आज तौलिए बनाते हैं, सो देयर इज नो डिफरेंस। हाउएवर ईरान will really take a hammering if it gets into this relationship with China, sir. It's going to be very dangerous for Iran at least. नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वो जो $400 बिलियन की बात होती है, वो भी नेक्स्ट 25 ईयर्स में, और आज के समय में तो एक साल ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 25 ईयर्स का क्या पता क्या दुनिया की शक्ल बनेगी। और वो $400 बिलियन भी चीन के जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो इनफैक्ट चाइना का ही, वो सॉरी ईरान का ही पैसा होगा, जो ईरान के ही ऊपर कर्जे के तौर पर चढ़ जाएगा। और इस बात को ऑफ कोर्स ईरानी समझते हैं, मगर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, और इसीलिए वो इस पे ऑप्शन पे चल रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान भी, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेजर साहब, वो भी इस रियलिटी को समझते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई ऑप्शन अपने पास नहीं रखी हुई। अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे बाजवा कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं अमेरिकन या वेस्टर्न ब्लॉक से बाहर ना निकलूं, लेकिन वो हरकतें ऐसी हैं इस्टेब्लिशमेंट की भी और पॉलिटिकल एलीट की भी, कि बहुत मुश्किल है अब ट्रस्ट गेन करना वेस्टर्न वर्ल्ड का, चूँकि वो इनफैक्ट वो एक्शन नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि अगर ये अपने आप को चेंज करें, अगर हम प्रिसाइजली पाकिस्तान की बात करें और वाकई चेंज करें, तो भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं? सर बड़ा मुश्किल है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को सर, तो एक बॉम्बे में जिन्ना हाउस करके है सर, जो मोहम्मद अली जिन्ना की प्रॉपर्टी है, उन्होंने वो बेची नहीं, और मरते दम तक उन्होंने नहीं बेची, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके मन में ये बात थी, इवन ही बिलीव्ड दैट पाकिस्तान इज अ टेम्पररी कंस्ट्रक्ट। वो बन गया अचानक तुक्के में, उसको ही बिलीव्ड पाकिस्तान। लॉट ऑफ जो पाकिस्तान के अशराफिया हैं सर, वो आज भी बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान इज अ टेम्पररी कंस्ट्रक्ट। मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, इनके जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, राइट, इनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं सर, इनके डुअल पासपोर्ट हैं, इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन सिटीजन है सर, ठीक है, इनके सारे बच्चे बाहर हैं, इनकी सारे एसेट्स बाहर हैं। अब मैं आपको बात बताता हूं, ठीक है, आप इंडिया में देखिए सर, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं, इंडिया में भी काफी करप्शन है सर, पहले से बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी इंडिया में करप्शन है, राइट।
आपको बहुत कम दिखाई देगा कि बाहर जाके इन्वेस्टमेंट हो रही है। सारी की सारी पैसा यहीं पे जो हमारे यहां पे, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आप देखिए, इवन परवेज मुशर्रफ जैसा बंदा जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, अब प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई नहीं है, आर्मी चीफ से ऊपर कोई नहीं है, ही वाज प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ एट द सेम टाइम। उसके दुबई में पेंट हाउसेज हैं सर, उसकी लंदन में प्रॉपर्टीज हैं। मुझे ऐसा लगता है इनकी हरकतें देख के, जो पाकिस्तान का अशराफिया है, मैं इनकी हरकतें देखता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे मन में एक विश्वास होता है, भरोसा ये हो जाता है कि हाँ, इस मुल्क से लड़ना इसलिए आसान है क्योंकि यहां का अशराफिया, मैं एक बड़ी जनरल सी बात कर रहा हूं सर विद योर परमिशन, यहां का जो अशराफिया है, यहां का जो क्रीम है पाकिस्तान का, वो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। दे हैव नो लव लॉस्ट फॉर द कंट्री। उनको मुल्क से प्यार नहीं है। अगर मुल्क से प्यार होता तो वहां पे रहते, वहां पे रहने के बाद वहां की हालात बेहतर करते, वहां पे लड़ते, वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम को इंप्रूव करते। इन लोगों ने एब्डिकेट कर दिया है। अब देखिए, अशफाक परवेज कियानी, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, जन साहब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं सर, ठीक है ना। मुशर्रफ साहब दुबई लंदन में बैठे हैं। रहील शरीफ साउथ। आपने कोई ऐसा मुल्क देखा है जहां का आर्मी चीफ, और वो आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो सर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो, वो जाके ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। इंडिया के पुराने आर्मी चीफ कहां बैठे हैं? कोई गुड़गांव में बैठा है, कोई नोएडा में, कोई चंडीगढ़ में। हमारे तो बाहर नहीं गए। हमारे क्यों नहीं बाहर गए सर? और हमारे वाले तो दे आर हाईली रिस्पेक्टेड, दे आर अमंग्स द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन इंडिया, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन एंड द आर्मी चीफ। बट यहाँ पे आर्मी के पास कोई पावर नहीं है सर, ऐसी कोई पॉलिटिकल पावर तो नहीं है इंडियन आर्मी की। इट्स अ डिसिप्लिन्ड आर्मी, बैरक्स में रहती है, ट्रेन करती है, जंगें लड़ती है, शहादतें देती है देश के लिए, और तो कुछ नहीं करती। फौज लोगों की मदद करती है, इट सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया। पाकिस्तान आर्मी का ये देखें ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं सर, ये जो भी अपना नैरेटिव बदलें, इनका बात यह है कि इनके जो अशराफिया में खोट है सर, इनके अशराफिया में खोट है। दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मुंह पे कुछ भी बोलें कि इंडिया ने हमें तस्लीम नहीं करा। अक्सर आपने पाकिस्तानियों को देखा होगा टीवी पे बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने हमें तस्लीम ही नहीं करा, कभी माना ही नहीं एग्जिस्टेंस पाकिस्तान का। अरे हिंदुस्तान को छोड़िए ना, हमें तो आपने काफिर और दुश्मन बोल दिया ना, तो हम तो हैं काफिर और दुश्मन, हमें छोड़ दीजिए, अलग करिए इंडिया को। आपने खुद तस्लीम नहीं करा। अगर आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तान का अशराफिया, अगर पाकिस्तान का अशराफिया खुद पाकिस्तान को तस्लीम करता ताहिर साहब, तो दे वुड हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, दे वुड हैव स्टेड बैक इन पाकिस्तान। ये डूल पासपोर्ट लेके अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते। इनको अपने खुद के मुल्क पर भरोसा नहीं, और ये चाहते हैं कि दुनिया इन मुल्क पर भरोसा करे। बड़ी आपने अहम बात की गौरव भाई। वाकई ये सच है कि पाकिस्तान की अशराफिया को पाकिस्तान से इनफैक्ट मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ खाली नारे लगाते रहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे, मगर उनकी फैमिलीज इधर है। मैं कनाडा में जहाँ जिस स्टूडियो से आपसे बात कर रहा हूँ, ये मिसिसागा शहर है। इसमें एक मिसिसागा रोड नामी एक बड़ी अमीरों की कॉलोनी है। उसमें ISI के रिटायर्ड और हाजिर करनैलों के, ब्रिगेडियरों के घर हैं। मतलब इसमें कोई मुबालगे वाली बात नहीं मैं कर रहा आपसे। यहाँ पर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एसोसिएशन ऑफ कनाडा बनी हुई है, रजिस्टर्ड आर्म्ड पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कनाडा बनी हुई है यहाँ कनाडा। मैं उनसे कहता हूँ आपका यहाँ पे बनाने का क्या मकसद है? और उसके 700 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है। वो अपना डिनर करेंगे भारत के ख़िलाफ़, वो सितंबर की 65 की वॉर के ख़िलाफ़। मैं उस डिनर में गया वो, और मुझे हंसी आ रही थी कि उसमें वो सब के यहाँ पे वो पापा जॉन्स की जो चेन है, मेरे बेटे ने कल रात को ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो पापा जॉन्स का था। तो मैंने कहा ये तो पाकिस्तानी पिज़्ज़ा आ गया है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो जो आप बात कर रहे हैं वो वाकई सच है। अब देखिए सर, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे इंडियन आर्मी चीफ अगर कोई है रिटायर्ड और उसको अपने बच्चे को बाहर ऑक्सफोर्ड पढ़ाना पड़ेगा ना, आर्मी चीफ लोन लेगा। बिकॉज हमारे आर्मी चीफ इंडिया में तो दे आर ऑनेस्ट, वो अपनी पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं। उनके पास तो कोई ऐसी ऊपर की या नीचे की कमाई है नहीं ऐसी। अब आप कह रहे हैं कि एसोसिएशन है, वहां पे ISI के लोग बैठे हैं, वहां पे कर्नल, ब्रिगेडियर्स। कर्नल की सैलरी कितनी होती है सर कि वो कनाडा की सिटीजनशिप ले ले? अब देखिए ना, जहां पे लोगों ने एन मास अपने देश को, वही जो मैंने पहले बात बताई थी सर, वही इन लोगों ने कर रखा है। वही पायलट है पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स को, और पाकिस्तानी अशराफा को समझिए कि पाकिस्तानी बहुत बड़ा प्लेन है और उनका अशराफिया पायलट्स हैं, और आवाम पीछे बैठा हुआ है, आवाम पैसेंजर है सर। इन लोगों ने पैराशूट लगाया, कोई दुबई में कूद गया, कोई कनाडा में कूद गया, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में, यूरोप के दीगर मुल्कों में कूद गए पैराशूट लेके, और प्लेन अभी उड़ रहा है सर। जब तक तेल है तब तक वो प्लेन उड़ेगा। वन डे दैट प्लेन विल क्रैश।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा सर कि हाउ कैन अ पाकिस्तानी आर्मी चीफ इज इटसेल्फ एन पाकिस्तानी आर्मी इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, वो जाके सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा है सर। इट इज अनथिंकेबल कि इंडिया का आर्मी चीफ कहीं पे नौकरी करे, कहीं बाहर। इट्स अनथिंकेबल। आई मीन ही कुड बी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सेवरल कंपनीज, और होते भी हैं, वो अच्छी बात है। ही कैन बी द गवर्नर समवेयर, ही कैन बी द एम्बेसडर, वो अलग चीज है सर। बट कोई जॉब कर रहा है बाहर जाके सर, ये तो वो तो है कि दुबई गए थे नौकरी पकड़ ली, ये तो वो वाली चीज है। तो दिस इज, मुझे नहीं समझ में आता सर कि ये फिर अपने कहते हैं कि अब हम क्या कहते हैं कि वी लव आवर कंट्री, मोहब्बुल वतन है सब लोग। अब कैसे मोहब्बुल वतन है मुझे नहीं समझ में आता सर। दे हैव एब्डिकेटेड देयर कंट्री, दे हैव कंप्लीटली एब्डिकेटेड देयर रिस्पांसिबिलिटीज। मैं आपको एक और वाकया इनकी मोहब्बुल वतनी का सुनाता हूँ, चूँकि बात इस तरह चल रही है। तो एक पाकिस्तान के रिटायर्ड तो नहीं, उस वक्त हाजिर ही थे, 10 साल पहले मुझे मिले, वो ISI के कर्नल थे। तो मुझसे गिला करने लगे, किसी महफिल में मिले, कहने लगे जी कि ये, मैंने कहा आप क्यों इधर रह रहे हैं? कहने लगे यार, और मेरे वो वाकिफ़कार भी थे पीछे से, मेरे उनका भाई मेरा क्लास फेलो था। तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? कहने लगे नहीं मैं तो आता जाता रहता हूँ, बच्चों को इधर छोड़ा हुआ है। मैंने कहा बच्चों को क्यों इधर छोड़ा हुआ है? कहने लगे यार बच्चों को अगर पाकिस्तान में किसी ने किडनैप कर लिया तो 2 करोड़ रुपए वो तवान के मांग लेगा। तो मैंने कहा अगर आपका ये हाल है तो फिर आम जनता बेचारी का क्या हाल होगा? तो आप भारत में बैठे हुए सूरत हाल को ऐसे ही देखते हैं कि ये फनी भी है, ट्रेजिक भी है, शॉकिंग भी है? सर ये ऐसे ना, आपने कभी पता नहीं सर्कस बचपन में तो देखा ही होगा, आजकल तो होते नहीं सर, इंडिया में खत्म ही हो गए। एक बंदा था सर जोकर, जो मौत के मुंह में मोटरसाइकिल चलाता, आपने देखा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता हुआ? जी बिल्कुल देखे, बिल्कुल। ये है ना, ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं ये लोग। अब मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों आपको एग्जांपल दिया। सर आप देखिए कि अपने पॉलिटिकल करियर को फिट करने के लिए इन्होंने फ्रांस से पंगे ले लिए, क्योंकि हु इज द फॉल गाय? इमरान खान इज द फॉल गाय। एंड में क्या होगा? इमरान खान इज द फॉल गाय, उसी को निकाल के फेंक देंगे, फिर बोलेंगे जी हमने तो प्राइम मिनिस्टर हटा दिया, वापस आ जाओ। राइट? हर चीज में उनको यही काम करना है पाकिस्तानियों को सर। मैं इंडिया में बैठे हुए यही देखता हूं, एक ऐसा नेशन, एक ऐसी कंट्री जिसके अशराफिया ने, जिसके लीडर्स ने लोगों को सही रास्ता दिखाना था, सही रास्ता नहीं दिखाया सर। अपने वही कर्नल साहब के जैसे अपने बच्चों को कनाडा में सेटल कर दिया। आप पाकिस्तानी फौज के अफसर हैं, आपने रूल करा है पाकिस्तान पे मोर देन 30-35 इयर्स। आपको ये देखना चाहिए कि गरीब का बच्चा किडनैप ना हो। आपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करा वहां पे पाकिस्तान में, जबकि आप कर सकते थे, एज एन इंस्टीट्यूशन आप कर सकते थे। आपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करा पाकिस्तान का। आपने बोला कि भाई गरीब का बच्चा मरे तो मरे, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा कनाडा में सेटल हो जाए, मेरा बच्चा सेफ है। उसी तरीके से इन लोगों ने बोला ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, बोल दिया साहब पाकिस्तानी आर्मी जिहाद लड़ेगी। जिहाद के लिए किसको भेजा? गरीब के बच्चे को, कि जा इंडिया जा, राष्ट्रीय राइफल से लड़ और मर। तो वो आता है इंडिया, उसको मार मुड़ देते हैं राष्ट्रीय राइफल्स वाले, इंडियन आर्मी वाले ठोक देते हैं उसको, और ये जिहाद के नाम पे पैसे लेते हैं बाहर से कि हम जिहाद कर रहे हैं। आज तक वही बात मैं दोबारा अपनी पुरानी घिसी पिटी ताहिर साहब बात रिपीट करूंगा, जो मैं 100 बार बोल चुका हूं। मैंने आज तक, मैं हैव सर्व्ड इन कश्मीर सर, JNK में मैं सर्व कर चुका हूं सर, JNK में। आई हैव नॉट सीन वन पाकिस्तानी जनरल सन। मैंने पाकिस्तानी किसी जो टीवी एंकर हमारे खिलाफ आग उगलते हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे, मैंने उसका किसी का बेटा नहीं देखा। मैंने किसी पाकिस्तानी जनरल का बेटा नहीं देखा। मैंने किसी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं देखा। मैंने किसी पाकिस्तानी वडेरे का, जमींदार का, ब्यूरोक्रेट का, किसी बड़े बिजनेसमैन का, मैंने किसी का बेटा नहीं देखा सर। जिसको देखिए आप, जिसकी प्रोफाइल इंडियन आर्मी के पास आती है, उससे पता लगता है बाप गरीब था, किसान था, या रेड़ी लगाता था, या गोश्त की दुकान थी, मछली की दुकान थी, फल की दुकान थी, सब्जी की दुकान थी, उसका बेटा था, वो जिहाद में चला गया, सब। तो पाकिस्तान ने अपने बच्चों को तो कनाडा में सेटल कर दिया, यूके में सेटल कर दिया, और गरीब को बोला कि बेटा तू जा और तू जिहाद लड़, तू, हम आशिक रसूली का नारा लगाएंगे और तू जा और तू मर वहां पे दूर जाके। तो ये काम इन लोगों ने करें। दे आर वेरी स्मार्ट सर, ये मुझे मानना पड़ेगा। हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तानी जनरल्स एंड हैट्स ऑफ टू दी द क्रीम ऑफ पाकिस्तान, दी अशराफिया ऑफ पाकिस्तान सर। उन्होंने अपने आप को सेट कर लिया और अपने मुल्क में तेल छिड़क के आग लगा दी।
वो जो तेल छिड़क के आग लगा दी और वो आग बदकिस्मती से उनके अपने लिए ही फैलती चली जा रही है। आखिर में मुझे मेजर गौरव आर्य साहब ये बताइए कि हमने बातचीत शुरू की थी जो यूरोपियन यूनियन में अभी रेजोल्यूशन पास हुई GSP प्लस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लिए, और फिर ईरान और सऊदी अरब में वो कूद पड़े। फिर ये सब कुछ जो है, ये आप ये भी कहते हैं कि आपको कोई बेहतर या ठीक होता हुआ नज़र नहीं आता। तो भारत अब सीज़ फायर पर भी है, थोड़ी बहुत बैकडोर डिप्लोमेसी भारत के साथ भी हम सुन रहे हैं चल रही है। तो ये सिचुएशन आगे कैसे और कहाँ तक जाएगी? ताहिर साहब, 1998 की बात है, 99 की बात है, मुझे याद नहीं है, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है। मुझे इतना पता है कि हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल में थे सर, हमारी यूनिट लाइन ऑफ कंट्रोल में थी, मैं इंडियन आर्मी में था, और फेसिंग पाकिस्तान वी वर ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल, और सामने POK, हम लोग इधर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे। तब इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनका नाम जॉर्ज फर्नांडिस था, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था उस वक्त कि द रियल थ्रेट इज चाइना नॉट पाकिस्तान। लोगों ने मजाक उड़ाई उनकी कि साहब आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, बोला कि पागल है आदमी। फिर उसके 1 साल के बाद कारगिल हो गया, तो लोगों ने बोला साहब जंग तो पाकिस्तान के साथ हो रही है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि द रियल थ्रेट इज चाइना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि टुडे इंडिया रियलाइजेस दैट पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट, इट इज अ वेरी लिमिटेड थ्रेट। आप जितनी तवज्जो देंगे पाकिस्तान को, उतना बड़ा पाकिस्तान बनेगा। आप तवज्जो ना दें, पाकिस्तान की कोई ज्यादा थ्रेट नहीं है। इसीलिए जो मीडिया में रिसेंट रिपोर्ट्स आई थी कि 1 कोर जो इंडियन आर्मी की है उसको दोबारा रीपोजिशन करा गया है, रीडायरेक्ट करा गया है टुवर्ड्स चाइना, ऐसी खबरें आई थी मीडिया में, तो मुझे तो मीडिया से पता लगा। और इंडिया अब ये समझ रहा है कि लॉन्ग टर्म थ्रेट जो है चाइना है, बड़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है साहब चाइना के साथ। ट्रेड भी तकरीबन $100 बिलियन टच करने लगा है, कर जाएगा 3-4 साल के अंदर। 100 बिलियन अभी 80-90 बिलियन डॉलर्स है, 1-2 साल में ही टच कर जाएगा मेरे हिसाब से। दुश्मनी भी चाइना के साथ है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में यही होने वाला है कि हमारे डिप्लोमेटिक कोर के लिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बड़े चैलेंजिंग डेज अहेड हैं, एंड पाकिस्तान इज समथिंग दैट इंडिया इज टेकिंग लेस एंड लेस सीरियसली। ये मैंने देखा यहाँ पे जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो जनरल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, नाउ दे आर सेइंग दैट कीप एन आई ऑन पाकिस्तान, कीप एन आई ऑन पाकिस्तान। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटमी मुल्क है, नजरअंदाज नहीं कर सकते, बट कीप एन आई ऑन पाकिस्तान, बट फोकस ऑन एनर्जी ऑन चाइना। ये पाकिस्तान के साथ ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है, और मैं इसके ऊपर एक लिखने भी लगा हूं आर्टिकल, मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप टू यू, कि कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो कश्मीर ऑब्सेशन है वो इंडिया के लिए बड़ा हेल्दी है, क्योंकि पाकिस्तान का कश्मीर ऑब्सेशन पाकिस्तान को सिंक कर रहा है। यू डोंट नीड द इंडियन आर्मी टू सिंक पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कश्मीर ऑब्सेशन है, कश्मीर हर जगह। अब ये देखिए, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा ताहिर साहब, जो आपकी शो में एक दो बार पहले भी मैंने कह चुका हूं, कि जब इनको बाहर बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ हमें दीजिए, यहाँ का एजुकेशन ठीक करवाइए, यहाँ का पावर सेक्टर्स में रिफॉर्म करवाइए, यहाँ का हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करिए, तब वो कहते हैं कि कश्मीर पर बयान दे दीजिए। तो जो इनके पास जो हुक्म का इक्का है, या जो इनके पास टॉप कार्ड है, वो हर समय कश्मीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे मफाद में है, इंडिया के बेनिफिट में है कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता रहे। क्योंकि सर ये जितनी बार कश्मीर करेगा उतनी बार ये खुद को डैमेज करेगा, क्योंकि इसके पास कश्मीर के एवज में दुनिया को देने के लिए तो कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ फेवर मांगेगा ना। इंडिया ने 36 रफेल खरीद लिए, अब पाकिस्तान डरेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा, और तो कोई मुल्क उसको कुछ देगा नहीं, तो पाकिस्तान जाएगा सर चीन के पास, चीन से लोन लेगा, और 36 नहीं तो 40 JF थंडर और खरीद के लाएगा। जब और खरीद के लाएगा बाहर से, तो उतना लोन चढ़ेगा, तो दैट इज अगेन एन अटैक ऑन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज अटैकिंग इटसेल्फ। इसमें ऐसा नहीं कि इंडिया अटैक कर रही है, पाकिस्तान अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कश्मीर भी पड़ेगा, और खुद के पैर पाकिस्तान खुद काट रहा है। तो हमारे लिए अच्छा है कि कश्मीर करता रहे आगे। लेकिन बात से बात निकलती है, मैं आखिर में फिर पूछना चाहूंगा कि क्या चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर सकता भारत के खिलाफ? सर चीन तो कर ही रहा है, काफी सालों से इस्तेमाल कर रहा है ना। अगर आप मैप देखिए, अगर आप नक्शा देखिए भारत का, जो हमारी सारी लड़ाइयां हैं वो तो हमारी नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है हमारी लड़ाइयां, जबकि असली गेम तो ओशंस में हो रहा है। अब लोग इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं सर, नहीं बात तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा जैसे मुंह में ठंडा पानी मारते हैं ना, मुंह पर ठंडा पानी आ गया उनके, कि अरे यहाँ पे गेम चल रहा है। हमारा 47-48 की लड़ाई कश्मीर में हुई थी सर,
65 की लड़ाई हमारी राजस्थान से लेकर, पंजाब से लेकर हमारी जम्मू साइड में भी, अखनूर तक भी हुई थी। 71 की लड़ाई हमारी ईस्ट में तो हुई, हमारी वेस्ट में भी हुई, हमारी नॉर्थ में भी हुई। हमारी 1999 की जो जंग हुई थी हमारी कारगिल में हुई, जो कि लद्दाख में है। तो आप अगर इंडिया का थिएटर या स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे, जो वॉर में हुआ था वो सब ऊपर हुआ है। फिर मैं आपको बताता हूं, जो हमारी टेररिज्म पंजाब में हुआ, पंजाब वेस्ट की ओर है, कश्मीर ऊपर है, इट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो और जो इंसर्जेंसीज हमारी ईस्ट की तरफ है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम की तो बहुत पहले बंद हो गई, खैर ये सब हमारी ईस्ट है। तो यानी कि हमारा हर समय फोकस इस तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करी गई कि हमारा फोकस हर समय ऊपर रहा, नीचे हम लोगों ने नहीं देखा। हमने नेवी पे जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी, मैं खुद सेल्फ एडमिटली बता रहा हूं, खुद मान रहा हूं कसूर हमारा है, हमने कभी नेवी, अब इंडिया को समझ में आ रहा है कि जो खेल है वो नेवी का है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्या चाइना पाकिस्तान की मदद से इंडिया को, वो तो कर ही रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने कुछ पैसे दिए, पाकिस्तान ने गेम शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने क्यों पाल रखे हैं इतने टेररिस्ट? इसीलिए पाल रखे हैं, चाइना उनको बोलता है पाकिस्तान। लेकिन अब ये धीरे धीरे बहुत महंगा पड़ रहा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी जनरल्स को, ये जो कमर जावेद बाजवा साहब का जो बयान आया था ना रावलपिंडी से कि वी शुड वर्क फॉर पीस एंड ऑल दैट, ये चीखें क्यों निकली हैं पाकिस्तान की? सर, ये पाकिस्तान की चीखें इसलिए निकली हैं क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिनके ऊपर इनके ये 100 एकड़ के जो इनके फार्म हाउसेज हैं, ये स्ट्रक्चर अब डगमगाने लगा है। इट इज नॉट फाइनेंशियली टेनेबल, ये दिस ग्राउंड इज नॉट टेनेबल एनी लॉन्गर। तो इसलिए ये लोग पीस की मांग कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा देर तक वो पाकिस्तान का फायदा उठाएगा इंडिया के खिलाफ, नो डाउट, बट वो चीज और कम होती चली दिख रही है मुझे। सर, बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्यस जी। आज हमने जियो पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन है, जो ख़ास तौर पर हमारे साउथ एशिया के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है अहम तजिए किए। और आपका आज के खसूसी वीकली शो में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके कि आप शरीक हुए। बातचीत सुन रहे थे व्यूअर्स आप मेजर गौरव आर्या साहब की, जो हर वीक हमारे साथ खसूसी शो करते हैं। इनके जो जियो पॉलिटिक्स के तबसरे हैं वो वाकई ही बहुत इन डेप्थ होते हैं। आप इनकी वेबसाइट, जो इनका थिंक टैंक है चाणक्य फोरम, आप जाइए और उस के आर्टिकल्स पढ़िए, और इन डेप्थ जो इनकी डिस्कशंस हैं वो और जगह भी होती हैं, और हम इनके ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं कि हमारे लिए हर हफ्ते वक्त निकालते हैं। आज का बेला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो यहाँ पर पट्टी चल रही है, आप उसके मुताबिक हमारे यूट्यूब के चैनल पर डोनेट के बटन को प्रेस करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पे भी आप जाके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के राही भी, पैट्रियन की राही भी। आखिर में फिर आप सबका वक्त देने का और हमारा शो देखने का शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.